सभी ऑडियंस और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के इस यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि के संबंध में चर्चा करेंगे। इस विधि के संबंध में चर्चा करें इससे पहले हम इसके संबंध में कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। पहली बात, ये विधि 20वीं सदी में उद्भूत हुई है। इट मीन्स ये विधि बहुत ही रिसेंटली उद्भूत हुआ एक विषय है जिसने अभी तक अपनी पूरी विकास यात्रा नहीं की है, क्योंकि इस विधि का अपना विकसित रूप धारण करना संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक विधि राज्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है और स्वाभाविक है कि परिस्थितियों के अनुसार राज्य का स्वरूप या उसकी प्रकृति परिवर्तित रही है। जैसे हमने सबसे पहले निरंकुश राजतंत्र की चर्चा की। निरंकुश राजतंत्र में प्रशासन का स्वरूप अलग था। निरंकुश राजतंत्र के बाद आया पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य। पुलिस राज्य के बाद में आया लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। और आज हम जिस स्टेट में जी रहे हैं उस स्टेट को अपन कहते हैं प्रशासी राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। और निरंकुश राजतंत्र से पहले भी यदि हम देखें तो वह है कुशल राजतंत्र, कुशल राजतंत्र। शॉर्ट में हम ये देखेंगे कुशल राजतंत्र वो होता था जिसमें शासक एक संरक्षक की हैसियत से प्रजा का पालन अपने वार्ड या संतान की तरह करता था। जिस प्रकार माता पिता की परवरिश में संतान के प्रति कोई चूक नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार कुशल राजतंत्र में ये व्यवस्था देखी जा सकती थी। इसलिए उस राज्य के उस स्वरूप को अपन गार्जियन स्टेट के रूप में या संरक्षक राज्य के रूप में भी देख सकते हैं। और राजा में या शासक में किसी प्रकार का विकार देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद आया निरंकुश राजतंत्र। कहने का मतलब शासक ने अपनी अच्छाइयों को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया और राज्य में मत्स्य न्याय फैलने लगा। कहने का मतलब यह है कि कमजोर वर्ग का सक्षम वर्ग ने या शक्तिशाली वर्ग ने शोषण करना शुरू कर दिया। और इस व्यवस्था को मिटाने के लिए लोकतंत्र का पहला स्वरूप हमारे सामने आया पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट में हालांकि लोकतंत्र की अवधारणाओं को लागू तो किया गया, लेकिन जन भावना के अनुसार लोकतंत्र का आना पॉसिबल नहीं हुआ। धीरे धीरे पुलिस स्टेट की बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव 20वीं सदी के मध्यांश में हुआ। और लोक कल्याणकारी स्टेट के कार्यों को देखते हुए जनता की अपेक्षाएं प्रशासन से बढ़ती गई और फिर हमने प्रवेश किया प्रशासी राज्य में और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता के प्रति शासन और प्रशासन की जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस संबंध में हालांकि जनता के दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनता की या नागरिकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के लिए, या यूं कहें कि राज्य के जो दायित्व बढ़ते गए वैसे वैसे राज्य को बड़ी संख्या में कार्मिकों की, प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता महसूस हुई। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए न केवल स्टेट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति में इजाफा किया,
बल्कि उनके अधिकार और शक्तियों में भी इजाफा किया, या यूं कहें कि उनकी शक्तियों का विस्तार किया। दूसरी तरफ ये एक शाश्वत सत्य है और स्थापित लैटिन मैक्सिम भी है कि आवश्यकता से ज़्यादा सत्ता शोषण या भ्रष्टाचार की जननी है। तो जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकीय शक्तियों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे राज्य में जनता को सेवाएं देने के साथ साथ भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ते गए, और ऐसी बढ़ती हुई विवेकीय शक्तियों पर अंकुश पाने के लिए प्रशासनिक विधि की हमें ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि इससे पहले भी कई स्थानों पर प्रशासनिक विधि का उल्लेख होता है, लेकिन उस वे में नहीं होता जिस वे में हमें 20वीं शताब्दी से पहले और बाद का अंतर देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी के बाद में, या यूँ कहें कि 1950 के बाद तेज़ी से इस विषय का विस्तार या विकास हो रहा है, जबकि इससे पहले इस विषय पर कुछ डेवलपमेंट तो हुए, लेकिन उतने महत्वपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाए। इसकी भी अपनी कुछ वजह रही है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि ये एक नवोदित विषय है जो 20वीं शताब्दी के बाद में हमें अध्ययन करने को मिल रहा है, जबकि शासन और प्रशासन तो राज्य में पहले भी व्याप्त था। तो इस विषय के विकसित न होने के पीछे मुख्य वजह ये थी कि जो चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने या तो इस विषय पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया, और यदि मत प्रस्तुत किया तो तत्कालीन व्यवस्थाओं के अधीन संकुचित मत प्रस्तुत किया। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन ब्रिटिश विचारक एवी डाइसी का ले सकते हैं। आज प्रशासनिक विधि में जो विचार डाइसी द्वारा दिए गए हैं, उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण कम देखने को मिलता है और विचारकों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने को ज़्यादा मिलता है। अब डाइसी जैसे विचारक ने अगर प्रशासनिक विधि को इतना संकुचित अर्थों में प्रस्तुत किया है, तो इसकी भी कुछ खास वजह रही है, क्योंकि डाइसी ने प्रशासनिक विधि पर अपना जो मत प्रस्तुत किया है वो तत्कालीन ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया है, और ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उस समय विकार या त्रुटियां देखने को कम ही मिलती थी। दूसरी बात, लंबे समय तक स्टेट में इतने भारी परिवर्तन भी देखने को नहीं मिल रहे थे। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारों की रफ्तार बहुत कम थी। सुरक्षा हेतु आपात उपबंधों की व्यवस्थाएं बहुत कम की जाती थी। औद्योगिकीकरण की रेट्स बहुत कम थी। नगरीकरण धीरे धीरे हो रहा था। ये वो, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अनेक विधियों का विकास जो 20वीं सदी के बाद में तेजी से हुआ है, वैसे उदाहरण 20वीं सदी से पहले हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्य में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए अपेक्षाओं का बढ़ना, राज्य की प्रकृति में तेजी से परिवर्तन आना, लोक कल्याणकारी तथा प्रशासी राज्य का स्वरूप धारण करना, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सुरक्षा एवं अन्य आपात उपबंधों में तेजी से बढ़ोतरी, सामाजिक सुधार योजनाओं को तेजी से राज्य द्वारा लागू किया जाना, और इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अनेक ऐसे कानून एक के बाद एक आए, जिससे प्रशासन के कार्य बढ़े और कार्यों के अनुपात में उनके अधिकार और शक्तियों में भी राज्य को इजाफा करना पड़ा। और जैसे जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को सत्ता तेजी से हस्तांतरित की गई, वैसे वैसे इसके दुरुपयोग की संभावना हमारे लिए बढ़ती गई। यही एक खास या बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधिकार दिया गया, उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ती गई, और इन दुरुपयोग की संभावनाओं के परिणाम समाज को इफेक्ट न करें, इसके लिए प्रशासनिक विधि ने तेजी से विस्तार किया है।
लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश की बात है, तो उस पर दृष्टिपात करें तो प्रशासनिक विधि को अभी तक बहुत डेवलपमेंट करना बाकी है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है वो अभी भी अपनी इन्फेंसी स्टेज में है। इसकी भी अपनी कुछ वजह है, क्योंकि प्रशासनिक विधि का संबंध जो है वो प्रशासन, लोक प्रशासन और प्रबंधन से रहा है। विशेष तौर से जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका संबंध लोक प्रशासन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो आज की इस क्लास में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट पर कुछ चीज़ें आपको जो शेयर कर रहा हूँ उसको अपन कुल 6 भागों में विभक्त करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितने भागों में क्लासीफाई करेंगे? 6 भागों में क्लासीफाई करेंगे। इसमें पहला जो काल था वो था राजनीति प्रशासन द्विभाजन काल। देखो ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। आज हम प्रशासनिक विधि पढ़ रहे हैं और प्रशासनिक विधि का आधार प्रशासन है। तो ये सब्जेक्ट जो है प्रशासन वो राजनीति विज्ञान से निकला है। राजनीति विज्ञान का काम पॉलिसी मेकिंग है और प्रशासन का कार्य पॉलिसीज को लागू करना है। इस संबंध में सबसे पहले फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि राजनीति और प्रशासन के कार्य कतई एक नहीं हो सकते और इसलिए राजनीति को प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए। ये कार्य 1880 से 1926 तक चला, राजनीति प्रशासन द्विभाजन काल, जिसमें वुड्रो विल्सन के अलावा व्हाइट और एल्डर का भी खास योगदान रहा है। इस काल में राजनीति विज्ञान से प्रशासन को अलग करने का कार्य किया गया। यहाँ ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रशासनिक विधि एक ऐसा विषय है जिसका जितना गहरा संबंध कानून से है उतना ही गहरा संबंध राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन से है। अगर इसी विषय का अध्ययन हम सरकार के संदर्भ में करते हैं तो हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी कहलाएंगे, और यदि इसी विषय का अध्ययन हम सरकार के उस अंग या मशीनरी से जोड़कर करते हैं जिसका संबंध कानूनों को क्रियान्वयन करना या लागू करना है, तो हम उस स्थिति में लोक प्रशासन के विद्यार्थी कहलाएंगे। और यदि इसी मुद्दे को हम न्यायिक व्यवस्था से या न्यायालयों से जोड़कर अध्ययन करते हैं तो हम कानून के विद्यार्थी कहलाएंगे। ये सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक त्रिवेणी है जिसकी एक धारा राजनीति विज्ञान से, दूसरी धारा लोक प्रशासन से और तीसरी धारा कानून से आकर मिलती है। इसलिए इस कॉमन जंक्शन को स्टडी करने के लिए या इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए बेहतर है कि हम इसे इन तीनों एंगल से अध्ययन करें। लेकिन जब एक अध्ययन विषय की अपन बात करते हैं तो उस संबंध में हम कानून के विद्यार्थी होने के नाते कुछ हद तक राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के दृष्टिकोण को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हालांकि इनको इंटीग्रेट करके, इनको मिश्रित करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर भी एक कानून के विद्यार्थी के लिए इसे सभी राजनीतिक चिंतकों और प्रशासनिक चिंतकों के साथ जोड़कर अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम शुद्ध कानून के विद्यार्थी रहना चाहते हैं तो हमें इस मुद्दे को
कानून से जोड़कर ही अध्ययन करना है। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से अभिन्न हैं, और अभिन्न है इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों विषयों को पूर्णतः इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब कानून में हम प्रशासनिक विधि को प्रशासन से जोड़कर पढ़ते हैं, इसलिए हमें कम से कम लोक प्रशासन के डेवलपमेंट को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अध्ययन नहीं कर पाएंगे या इसके डेवलपमेंट को नहीं समझ पाएंगे, तब तक अपन प्रशासनिक विधि के डेवलपमेंट को भी नहीं समझ पाएंगे। क्या इस सब्जेक्ट ने उतार चढ़ाव देखे हैं? इस संबंध में हमें इसे 6 भागों में बांटकर पढ़ना है, जिनमें से पहला है राजनीति प्रशासन द्विभाजन काल। ये कार्य 1887 से जो लेख एक क्वार्टरली पत्रिका में छापना वुड्रो विल्सन ने शुरू किया था, उन्हीं लेखों को कलेक्ट करके बुक का रूप दिया। उसे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शीर्षक दिया गया। इसी ग्रंथ को प्रशासन का या लोक प्रशासन का प्रथम मौलिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में अपन करते हैं देखो दूसरे चरण की बात। तो देखो दूसरा चरण जो है वो है सिद्धांतों का स्वर्णकाल। सिद्धांतों का स्वर्णकाल। कोई भी विषय तब तक एक अध्ययन के सुस्थापित वैज्ञानिक विषय के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता जब तक कि उसके प्रिंसिपल्स लेट डाउन नहीं कर दिए जाते। ये कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1927 से 1937 के बीच तेजी से हुए। 1927 से 1937 के बीच इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करने का गोल्डन एज कहते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, विशेष तौर से अमेरिका में, प्रशासनिक चिंतकों का एक बड़ा समुदाय विकसित हुआ जिसने एक के बाद एक प्रशासनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। लेकिन इसके बाद में तीसरा चरण 1938 से 1947 तक जो चला, उसे प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचनाओं का, प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचनाओं का युग कहा जाता है। इस दौर में जो सिद्धांत स्वर्णकाल दौर में स्थापित किए गए थे, उन सिद्धांतों की तेजी से आलोचना हुई, या यूं कह सकते हैं कि इस दौर में 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो लोग जो प्रशासन के क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहते थे, उन्होंने इस नए विषय पर संकट के बादल देखते हुए वापस राजनीति विज्ञान की ओर उन्मुख कर लिया अपने आप को। कहने का मतलब जो राजनीति प्रशासन द्विभाजन काल में सब्जेक्ट अलग हुआ, उसके बाद में सिद्धांतों का तेजी से प्रतिपादन हुआ, उसके बाद में ये आलोचनाओं का दौर आया। इसमें बहुत सारे सिद्धांतकारों ने अपना रुख वापस राजनीति की ओर कर लिया। इसके बाद में चौथा चरण जो अपन मानते हैं वो है 1948 से 1970। इसको प्रशासन के डेवलपमेंट के लिए संकट काल कहा जाता है। संकट काल कहा जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि प्रशासनिक डेवलपमेंट की कड़ी में ये वो दौर था जिसमें अब तक जो प्रशासनिक सिद्धांत विकसित हुए थे, वो सिद्धांत इस दौर में भाप बनकर उड़ रहे थे। कहने का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में
जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जो डेवलपमेंट हुआ, वो वापस ध्वस्त हो रहा था। कहा जाता है कि संकट काल में भी संकट मोचक हमेशा मौजूद रहते हैं, और इस दौर में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनकी वजह से इस सब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ा योगदान मिला। इस कड़ी में 1968 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो आज भी हर 20 साल से होता है, प्रशासनिक समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा रंगमंच है जिस पर डिस्कस किया जाता है। एक ड्वाइट वाल्डो की रचनाएं, ड्वाइट वाल्डो की रचनाएं, इन्होंने इतना क्रांतिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में किया कि जैसे सूखते हुए मरते हुए दरख्त को वापस पानी मिल जाता है। कहने का मतलब है कि ड्वाइट वाल्डो ने और फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने लोक प्रशासन के टूटते हुए स्वरूप को बचाने के लिए अथक प्रयास किया। इसके बाद 1968 से लेकर 1990 तक ये दौर चलता रहा। छठा दौर जो है उसे अपन प्रबंधन काल कहते हैं। देखो, यहां तक प्रशासन की बात करते हैं और यहां अपन किसकी बात करते हैं? प्रबंधन की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। 1980 के दशक में विश्व स्तर पर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले, जैसे वैश्वीकरण, इंटरनेट का डेवलपमेंट, गेट के द्वारा तेजी से किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संबंधी परिवर्तन। इसके अलावा ओसबर्न और गैबलर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द रिइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उस पुस्तक में इन लेखकों ने सभी राष्ट्रों में उपभोक्ता उन्मुख सरकारों की स्थापना की बात की, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नागरिकों को सस्ता माल मिलने लगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पुस्तक के अध्ययन के बाद WTO ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की, जिसका सार यह है कि जो राष्ट्र उपभोक्ता उन्मुख संस्कृति के विरुद्ध निर्णय लेंगे या अपने बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, उनको वर्ल्ड बैंक किसी प्रकार की मदद नहीं देगी। इस प्रकार ये आमूलचूल परिवर्तन करने वाले कुछ घटनाएं इस दौर में घटित हुई। कब? 1991 के बाद। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रशासन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के कवच में हम अपने आप को मैनेज करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रशासन को अपन राजनीति के साथ पढ़ते थे, उसके बाद में हमने इसे अलग किया, फिर इसमें सिद्धांतों को लेट डाउन किया, आलोचनाओं का शिकार हुआ, उसके बाद में इस पर संकट काल आया, उसके बाद में वापस इसमें जान आई और 1980 के बाद में प्रशासन ने धीरे धीरे प्रबंधन का रूप धारण करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें न केवल प्रशासन या लोक प्रशासन को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि को भी प्रभावित करती हैं। और यही वजह है कि प्रशासनिक विधि का विकास लोक प्रशासन के पैरेलल चलता है। इसलिए जब तक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की घटनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट को पढ़ना आसान नहीं है। दूसरी बात, आज भी हम लोक कल्याणकारी प्रशासनिक स्टेट में जी रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें प्रशासनिक विधि में जो डेवलपमेंट करना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं हो पाया है। जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने जिस लोकपाल संस्था की स्थापना भ्रष्ट लोक सेवकों के आचरण के विरुद्ध
कार्रवाई के लिए स्थापित करने का प्रयास 1968 में शुरू किया था। उसकी नियुक्ति प्रथम लोकपाल के रूप में अभी वर्ष 2019 में जाके हुई है। एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाली संस्था को स्थापित करने और उसके पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए हमने इतना लंबा समय लिया है, और आज भी ये संस्था गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई और सीवीसी की तरह काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने इस संबंध में प्रॉपर डेवलपमेंट जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। इसके अलावा इस और कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें ये हैं, जैसे लॉर्ड रीड का एक कथन मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने 1963 में किया था। वो ये है कि हम लोगों के पास प्रशासनिक विधि विकसित करने की प्रणाली नहीं है। और ये एक्चुअल में रियल फैक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने के लिए हमें जो प्रयास करने चाहिए थे वो अभी तक पर्याप्त नहीं हो पाए। इसलिए हम इसे एक बड़े मोबाइल सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करेंगे जिसकी प्रकृति तेज़ी से बदल रही है, जिसमें अध्ययन का बहुत या रिसर्च का बहुत अच्छा स्कोप बकाया है। अब भी लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं अपने यहाँ प्रॉपर स्थापित नहीं हो पाई हैं या प्रॉपरली फंक्शन में नहीं आई हैं, जिनके पास स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मशीनरी का अभाव है। तो ये एक मैंने आपको विस्तृत दृष्टिकोण बताया है जिसको ध्यान में रखते हुए अपन इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास से अपन इस सब्जेक्ट की नीड्स, इसकी नेचर, डेफिनेशंस और स्कोप, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।